हेलो दोस्तों, प्रणाम। आज हम आप लोगों के सामने फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनामिक्स के हीट से संबंधित ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में बताऊंगा। इससे संबंधित सारा प्रश्न भी हल करवाऊंगा। आज हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट अर्थात ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से जाती है और किस प्रकार से गमन करती है, इनके विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले ऊष्मा के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें ठंड और गर्म की अनुभूति होती है। अर्थात कोई भी वस्तु यदि गर्म है उसमें सटेंगे तो मुझे गर्मी की अनुभव होती है। अर्थात हमारे शरीर की अपेक्षा उस वस्तु का ताप अधिक है। अर्थात ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रभाव होता है। ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रभाव होता है, यानी तापांतर का प्रभाव ऊष्मा पर बहुत बड़ा पड़ता है। यदि कोई वस्तु के अंदर ताप कमी है, आप किसी वस्तु के अंदर ताप अधिक है, यदि दोनों वस्तु को सटाएंगे तो ज्यादा ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रभाव होती है। अर्थात अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा का प्रभाव हर हमेशा होती है। अर्थात तापांतर के कारण ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है और ऊष्मा का संचरण की 3 विधियों है। आइए हम जानते हैं कुछ। ऊष्मा संचरण 3 प्रकार से होती है। पहले जान लेते हैं कुछ। आज के क्लास में सारा जो भी बताऊं याद करवाने की गारंटी मेरा। आज की क्लास में आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा, याद नहीं होगा और खटाखट क्वेश्चन बनेगी। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। 3 टाइप से ऊष्मा का संचरण होता है। पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चालन में होती है क्या? किसी भी वस्तु में माध्यम का कण स्थिर रहकर ऊष्मा का संचरण करती है। जैसे हुआ ठोस, लोहा, धातु। जैसे हुआ क्षण हुआ, इसको एक तरह गर्म करेंगे तो ये कण इसको ताप देते पूरा क्षण गर्म हो जाएगी। अर्थात चालन विधि में माध्यम का कण स्थिर रहकर ऊष्मा का संचरण होती है। संवहन कन्वेक्शन में इसमें माध्यम के कण द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। इसमें माध्यम का कण द्वारा ऊष्मा, जैसे वायु गर्म होती है तो कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करके गर्म कर देती है। जल को जब खौलाते हैं तो गर्म करते हैं तो नीचे वाला जल के कण ऊपर जल खोल के ऊपर नीचे होते रहता है, जिसकी वजह से पूरा जल गर्म हो जाती है। हवा में भी उसी प्रकार से होती है। और विकिरण जानवे आप लोगों को मालूम होगा कि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा, सूर्य से जो गर्मी हमें अनुभव होती है वो विकिरण विधि से होती है, यानी रेडिएशन विधि द्वारा होता है। इसमें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो ऊपर से आती है तो कहीं गुरुत्वाकर्षण है नहीं है, कहीं निर्वात भी है, फिर भी हमें गर्म की और ऊष्मा की अनुभव होती है। इसीलिए विकिरण विधि ऐसा है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आइए तो इसको सरल भाषा में याद करवाते हैं। जैसे देखिए चालन से आप लोगों को एक अनुभव आ रहा होगा। चलना देखिए, चलना का हर छिद्र कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज रात में रख देते हैं तो यहाँ वाला छिद्र यहाँ आ जाएगा कल रात में, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए हर छिद्र कांस्टेंट है। जब किसी वस्तु इसमें रख के चालेंगे तो सब अलग अलग छिद्र से गिरेगी, अर्थात इसका छिद्र कांस्टेंट है। इसीलिए चालन में ये ट्रिक है, ऐसा नहीं, याद करने का ट्रिक है, ऐसा नहीं कोई नियम है, ट्रिक है, बस अब जान ले। चालन से हमें चलना का अनुभव होता है। चलना में सब छिद्र कांस्टेंट होता है, अर्थात इसमें माध्यम का स्थिर रहकर ऊष्मा का संचरण करता है, जैसे ठोस, लोहा, धातु, सही प्रकार के। अब चलिए संवहन विधि से आपको क्या उच्चारण होगा? परिवहन वहन यानी वाहन। गाड़ी से हम क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। गाड़ी से एक स्थान तक हम दूसरे स्थान तक परिवहन करते हैं। जैसे देखिए गाड़ी हुआ, गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन किए, एक स्थान से दूसरे स्थान खुद चल के, गाड़ी द्वारा खुद चल के। इसीलिए इस माध्यम का कण द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक खुद जाना पड़ता है ऊष्मा लेने के लिए। और देखिए विकिरण बिना माध्यम, इसमें माध्यम रहे न रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण होगा ही होगा, लेकिन इस दोनों में, इसमें कण स्थिर रहेगी, इसमें कण चलमान होगी। चलिए आगे अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं।
चलिए देखिए, ऊष्मा का संचरण, पहले दो बात आप याद रख लीजिए। ठंडी हवा भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है। दूसरा नंबर, रगड़ के कारण गर्म का अनुभव होता है। तीसरा नंबर, चलिए, ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा हल्की होती है, रगड़ के कारण गर्म का अनुभव होती है। ठीक, इसी बातों को याद रखते हुए चलिए कुछ एग्जांपल लेके आप लोगों को, चलिए एग्जांपल में जैसे एक लीजिए फ्रिज, 2 नंबर में ले लीजिए थर्मोप्लास्ट या स्टील, थर्मो स्टील लीजिए, थर्मो स्टील थर्मस, थर्मोस। देखिए फ्रिज में, जैसे फ्रिज में फ्रीजर ऊपर क्यों लगे रहती है, ये फ्रिज है, फ्रीजर ऊपर क्यों लगे रहती है, क्यों? क्योंकि फ्रीजर हवा को ठंड कर देती है और ठंड हवा हल्की होती है। ठंड हवा हल्की होने के कारण ठंडा यहाँ का हवा जो है सब हल्की होने के कारण नीचे आ गई, और गर्म हवा हल्का होने के कारण ठंड हवा भारी होती है, सॉरी, ठंड हवा भारी होने के कारण नीचे आ गई और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर गई, अर्थात फिर ये ठंड हो गई, फिर नीचे आई, ये गर्म हवा फिर ऊपर गई, ठंड हो गई। इसी तरह संचरण, उष्मा का संचरण होते रहता है इसमें संवहन विधि द्वारा। और थर्मोप्लास्ट, थर्मोप्लास्ट होता है कि इसमें होता है, देखिए ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। अंदर का लेयर होता है कांच और ये बाहर का लेयर होता है रजदीत, यानी कलई किया हुआ रहता है, कलई किया हुआ या पूरा चिकना कर दिया जाता है, चिकना कर दिया जाता है। अब बीच में जाए वैक्यूम कर देता है, यानी निर्वात बना देता है, यहाँ का हवा को हटा दिया जाता है, निर्वात कर दिया। जैसे ये थर्मस है, देखिए थर्मस, थर्मस का बाहरी सतह देखिए रस्सित कर दिया गया है, अर्थात इसको इतना चिकना बना दिया गया है। और अंदर की इसमें 3 लेयर होती है। अंदर एक ऐसा सब्सटेंस कांच बना दिया जाता है या ऐसा वस्तु बन से दिया जाता है कि इसमें उष्मा का चालन नहीं हो, और दोनों लेयर के बीच में वैक्यूम कर दिया जाता है जिसके कारण उष्मा का संवहन ना हो। अर्थात थर्मस के द्वारा उष्मा का, तीनों विधि द्वारा उष्मा का संचरण को बचाया जाता है, जिसके कारण इसमें ठंड पानी रखने के कारण ठंडी रह जाता है और गर्म पानी रखेंगे तो गर्म ही रह जाता है। इसमें विकिरण से बचाने के लिए इसकी सतह को चिकना कर दिया जाता है और अंदर ऐसा वस्तु लगाया जाता है या कांच लगाया जाता है कि इससे उष्मा का चालन नहीं होता, और बीच में वैक्यूम कर दिया जाता है, यानी हवा ही नहीं रहेगी, तो हवा नहीं रहेगी तो उष्मा का संवहन नहीं होगी, अर्थात बच जाएगी। चलिए अब इतना ही थ्योरी था, अब इस पे सारा पूछा हुआ क्वेश्चन बताते हैं एक एक करके। चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पे आइए। आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आंसर बनाने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट नंबर कहता है उष्मा का संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि कितने हैं। तो देखिए ए नंबर में चालन, बी नंबर में संवहन, सी नंबर में विकिरण और डी नंबर में उपयुक्त सही। अभी आप लोगों को बताए थे उष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण, अर्थात इसका आंसर डी हो गया। चलिए 2 नंबर पाइए, उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु का स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। हम क्या बोले थे, स्वयं नहीं जाते हैं, अर्थात चालन, चलने का। देखिए चल ट्रिक क्या बताए थे, चलने का, चलने का प्रत्येक छिद्र एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन नहीं करता है, इसका कांस्टेंट रहता है, इसीलिए चालन, चालन, चलने से याद आया चालन, चालन विधि में एक माध्यम का कण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालन। ए नंबर आंसर। 2 नंबर
द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि के द्वारा होता है? अभी बताए थे, द्रव और गैस में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं का परिवहन के द्वारा। अब परिवहन किससे द्वारा होता है? परिवहन से याद आया संवहन, संवहन अर्थात इसका आंसर हो गया बी। चलिए 4 नंबर पर, ये विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, पानी पानी। देखिए आंसर इसमें इनमें से सभी है, लेकिन विद्युत केतली में जल, जल हम क्या बोले थे, जल किस विधि से गर्म होता है? परिवहन विधि द्वारा। परिवहन, परिवहन से याद आया संवहन, यानी पानी गर्म हो रहा है संवहन विधि द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संवहन विधि, सॉरी बी। चलिए 5 नंबर में आइए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचरण के माध्यम से आती है? विकिरण, विकिरण विधि द्वारा। 5 नंबर का आंसर बी। 6 नंबर में आइए, ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि के माध्यम से, किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? हम क्या बोले थे, विकिरण विधि में ऊष्मा में के संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात इसका आंसर हो गया सी। चलिए 7 नंबर में आइए, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? क्या बोले थे, माध्यम के कण गति नहीं करते, चालन। चालन विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, अर्थात आंसर ए। चलिए 8 नंबर में आइए, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोच्च चालक है? ऊष्मा का सर्वोच्च चालक क्या है? तो इसका बता दीजिए, जल, पारा, लकड़ी और चमड़ा। अब देखिए इसमें आंसर पारा हो गया। पारा क्यों? आप लोगों को बुखार चेक करते होंगे, शरीर के ताप पर भी पारा ऊपर चढ़ जाती है, 98, 101, 102, लेकिन जल सटाते हैं 100 डिग्री खोलने लगती है नहीं ना, इसलिए पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। चांदी की ऊष्मीय चालकता 9 नंबर पाइए, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से कितना अधिक है? ये जानवे करते हैं, धातु जो जितना धातु अच्छा है उसका ऊष्मीय चालकता अधिक है। चांदी का ऊष्मीय चालकता तांबे की अपेक्षा अधिक है। चलिए अधिक है, आंसर भी। चलिए 10 नंबर में आइए, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके लकड़ी के गुटके को प्रातः में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंड क्यों महसूस होती है? आपको हम बताए नहीं बताए तो सुन लीजिए, धातु जितना भी होती है ऊष्मा का अच्छा चालक होती है, और धातु व लकड़ी जितना होती है ऊष्मा का कुचालक होती है, बहुत कम चालक। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके का ताप से कम होता है। ये नहीं, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, यही आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि धातु ऊष्मा का और धातु की अपेक्षा अच्छा चालक होती है। चलिए 10 नंबर हो गए। 12 नंबर पाइए, 10 हो गए। 11 नंबर पाइए, एक टेबल के पंखे को बंद कमरे में चलाने पर क्या होता है? हम क्या बोले थे, अगर कमरा बंद कर लीजिए और टेबल पंखा को चला दीजिए, इस रूम में जितना वायु है वही वायु को बार बार लेके फेंकते रहिए, वायु में वायु टक्कर होगी। हम क्या बोले थे, टक्कर के कारण गर्म की अनुभव होती है, यानी ताप बढ़ता है, वही वो बार बार फेंकने रगड़ होगी, रगड़ के कारण ऊष्मा का उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमें गर्म की अनुभव होगी, अर्थात इसका क्या आंसर होगा, गर्म होगी, ये आंसर। अब देखिए 12 नंबर पाइए, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले रखने पर क्या होगा? आइए हम समझाते हैं इसको बहुत अच्छी तरीका से। देखिए रेफ्रिजरेटर फ्रिज है, ये कमरा है, ये कमरा में इसका दरवाजा खुला छोड़ दिए, इसका दरवाजा खुला छोड़ दिए। अब देखिए हम क्या बोले थे, गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है। अब देखिए यहाँ जो हवा है ये लेगा, ठंड करेगी, फिर नीचे फेंकेगा, ये लेगा फिर नीचे फेंकेगा, यही परिवार बार ठंड करेगी, इसको हर हमेशा गर्म हवा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ठंड हवा नीचे चली जाएगी, गर्म हवा यहाँ आएगी, यानी रूम में हम किसी तरह बैठे रहेंगे चारों तरफ से, यानी चारों तरफ से गर्म हवा खींचेगी, चारों तरफ से गर्म हवा खींच के ठंड करके यहीं बैठाते जाएगी, क्योंकि ठंड हवा हल्की होती है, इधर उधर जाएगी नहीं, वो सीधे नीचे बैठ जाएगी, इसी कारण गर्म हवा आते रहेगी, जिसके कारण हमें गर्म की अनुभव होगा। यदि फ्रिज को चला के रूम को खुला छोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर ताप में ठंड हो जाएगा, नहीं। बी नंबर, कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप पर ठंडा हो जाएगा, नहीं। सी नंबर, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, हाँ यही होगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, क्या बोल लेते, गर्म हवा खींचेगी, जिसके कारण कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर पर आइए, धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्यों? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। देखिए ए नंबर में है, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। चलिए
अब आ जाइए 14 नंबर पर आ जाइए। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पे छिड़का जाता है तो क्या होता है? हम क्या बोले थे, कोई भी वस्तु गर्म होने से फैलती है, सामान्यतः कोई वस्तु गर्म होने से फैलेगी। यदि हम कांच की वस्तु पर गर्म पानी को छिड़क देंगे तो जहां जहां बूंदे पड़ेगी वहां का कांच अपने आप को फैलने का प्रयास करेगा, यानी अचानक चटक जाएगी। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाते हैं, हाँ अचानक गिलास फैलने लगेगी, फैलने के कारण छिटक जाएगी, छिटक कर फूट जाती है वो। चलिए ये आंसर हो गया। चलिए अब 15 नंबर पाइए। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है, क्यों? देखिए जैसे ये रेल पटरी के मध्य छोटा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में ताप बढ़ जाने के कारण धातु फैलती है, धातु फैलेगी तो ये जितना स्थान है ना, ये स्थान फैल के ये स्थान पर सट जाएगी भी, तो कोई किसी प्रकार यदि स्थान नहीं छोड़ा जाएगा तो ये धातु गर्म होने के कारण टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, जिसके कारण एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाती है। इसी कारण गर्मियों के दिन में के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसे देखिए, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने पर कुछ लागत बचेगी ना, लागत बचने की कोई जरूरी है? इतना छोड़ देने से क्या लागत बचेगी सरकार को, इतना तो। चलिए आगे चलिए। क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंड होने पर सिकुड़ती है। हाँ गर्म होने पर फैलती है, ठंड के दिनों में फिर हट जाती है, यानी ठंड होने पर सिकुड़ती है। आंसर हो जाएगा इसका आंसर बी। चलिए आइए 16 नंबर पाइए। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। किस विधि से? देखिए हम क्या बोले थे, थर्मस में तीनों चीज, कांच चालन बचाता है, निर्वात संवहन बचाता है, और चिकना विकिरण को बचाता है, उष्मा के विकिरण होने से बचाता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। संचालन और संवहन विकिरण, यानी सी आंसर, ए और बी दोनों। चलिए तो 17 नंबर आइए। थर्मस फ्लास्क में आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, क्यों? क्या बोले थे, चमकीली होती है क्यों? विकिरण से बचाने के लिए। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संवहन द्वारा होने वाली उष्मा की हानि को रोकने के लिए, विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा की हानि को रोकने के लिए। हाँ आंसर ये बी आंसर सही हो गया। चलिए 18 नंबर पाइए। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्यों? थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म क्यों रखता है? हम क्या बोले थे, तीनों विधि से उष्मा का संचरण होने नहीं देता है, इसी वजह से ठंड वस्तु ठंडी रह जाती है और गर्म तरल गर्म ही रह जाती है। तो ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये नंबर में उसमें गैस भरी है जो उष्मा उत्सर्जित करती है, ना गलत। उसमें आंतरिक तापन होता है, ना। चमकदार आंतरिक दीवार और बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें उष्मा को निकलने या प्रविष्ट होने से रोकती है। हाँ आंसर सी 100% सही होगी। चलिए 19 नंबर में आइए। किस विधि से उष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें में कलई की जाती है? कलई हम क्या बोले थे, रस्तित या कलई या चिकना की जाती है विकिरण विधि से बचने के लिए। तो आइए 19 में देख लेते हैं। हस्तांतरण न्यूनतम करने के लिए दीवारों को कलई की जाती है, यानी विकिरण विधि द्वारा। चलिए 20 नंबर में आइए। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मस फ्लास्क की ये तो हो गई स्टडी टाइम में क्वेश्चन होगी, याद करना ही पड़ेगा कौन इसका खोज किया, थर्मस फ्लास्क कैसे खोज किया था। आंसर नंबर ए डीबार, यानी डीबार। ऐसे भी याद रखिएगा ना कि थर्मस फ्लास्क है, इसका दीवार रस्तित किया जाता है, यानी दीवार, यानी दीवार इसका खोज किया था। ये नंबर आंसर हो गया। चलिए अब कुछ आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आइए थोड़े बने रहे। हम आप लोगों को इतना पढ़ाने के बाद एक चीज पूछता हूँ। चलिए ये भोज किसी का बन रहा है, ये टोकना में इसमें आलूदम बन रहा है। यहाँ मुखिया जी बैठ के हाथ सेक रहे हैं, चढ़ा दिया, आलूदम बन रहा है भोज के लिए, आलूदम भोज के लिए बन रहा है। अब आपसे पूछते हैं, ये बर्तन है, ये आलूदम है, मान लेते हैं आलूदम है, ये मुखिया जी है, मान लेते हैं मुखिया जी है। हम कहते हैं कि बताइए बर्तन किस विधि से गर्म होगी, बर्तन किस विधि द्वारा गर्म होगी, बताइए बर्तन किस विधि द्वारा। बर्तन क्या है, धातु है, धातु में क्या होती है, चालन होती है, अर्थात बर्तन चालन विधि द्वारा गर्म होगी। और बताइए आलूदम किस विधि द्वारा बनेगी,
आलू दम किस बिंदु द्वारा बनेगी, यानी नीचे वाला गर्म हुआ ऊपर गया, फिर ऊपर वाला नीचे आया, यानी खौलेगी खौलेगी खौलेगी, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, अर्थात संवहन विधि द्वारा आलू दम बनेगी। मुखिया जी ठंड के कारण ताप रहा है दूर से, अर्थात उसको गर्म के अनुभव हो रहा है, किस विधि द्वारा, अर्थात इन्हें जो हो रहा है विकिरण विधि द्वारा गर्म की अनुभव हो रही है, विकिरण विधि द्वारा गर्म की अनुभूति हो रही है। अब तो आप अच्छा समझ गए होंगे कि इस उष्मा के संचरण कितने विधि से होती है, इस प्रकार इसमें किस किस प्रकार की क्वेश्चन बन सकता है, उठ सकता है, सब आप जान लिए होंगे। चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।